हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखने वाले हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमारी इक्वेशन हमेशा की तरह बिजनेस स्टार्ट करने से होगी। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹60,000, गुड्स 50,000 एंड मशीनरी 50,000। तीन एसेट्स से जो है इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश, गुड्स एंड मशीनरी। तो यहां पर हम अपनी एसेट साइड में तीनों एसेट्स लिख लेंगे, कैश प्लस गुड्स प्लस मशीनरी इक्वल टू लायबिलिटीज जो भी होंगी, और यहां पर फिलहाल कैपिटल। ठीक, अमाउंट लिखेंगे। हमारी कैश है 60,000, गुड्स है 50,000 और मशीनरी भी हमारी 50,000। तो कैपिटल कितनी हो गई? तीनों के इक्वल 1,60,000। बोथ साइड इक्वल हो गई हमारी। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई है 1,60,000। नेक्स्ट है हमारी पेड रेंट इन एडवांस। मतलब इन्होंने जो रेंट था, हो सकता है इन्होंने बिल्डिंग रेंट पर ली हो जहां ये अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जहां इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इन्होंने रेंट जो था 10,000 रुपए वो एडवांस पे कर दिया। अब एडवांस पे किया है तो कंडीशन क्या है? अगर हम ड्यू होने के बाद पे कर रहे हैं तो दैट इज एक्सपेंस, बट यदि हम ड्यू होने से पहले ही पे कर रहे हैं तो तब वो खर्च क्या हो जाता है? हमारी एसेट्स बन जाता है। मैंने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंटिंग टर्म्स की क्लासेस में पूरी डिटेल के साथ क्लियर किया हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता है वो उसको वहां जाकर स्टडी कर लीजिएगा। तो जो प्रीपेड हुआ एक्सपेंस हमारा, वो हमारी एसेट्स है, बिकॉज हमें अभी सर्विस नहीं मिली है, मतलब हमने यूज नहीं किया है बिल्डिंग को उस समय के लिए, बट हमने रेंट दे दिया है, तो दैट इज अवर एसेट्स। तो जब हमने रेंट पे किया है तो हमारे पास से गया क्या? कैश। एडवांस रेंट किया है या हमने एक्सपेंस के तौर पर किया है, दोनों ही परिस्थितियों में हमारे पास से कैश तो कम होना ही होना है। तो सबसे पहले कैश कम कर लीजिए 10,000 से, 10,000 प्लस गुड्स पर नो इफेक्ट, मशीनरी पर नो इफेक्ट। अब क्या हुआ? अगर ये होता एक्सपेंस, मतलब हमने ड्यू होने पर ही पे किया होता, तो ये क्या होता? हमारा कैपिटल से कम हो जाता, क्योंकि सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस आपके कैपिटल से डिडक्ट हो जाते हैं। बट चूंकि हमने एडवांस पेमेंट किया है, हमने रेंट एडवांस दे दिया है, तो हमारी एक एसेट क्रिएट हो गई, करंट एसेट क्रिएट हो गई है, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो यहां पर एक एसेट बना लीजिए, प्रीपेड या फिर एडवांस, आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रीपेड रेंट प्लस 10,000। ओके, लायबिलिटीज में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैपिटल में होता अगर ये एडवांस ना होता तो फिर ये हमारा 10,000 रुपए कैपिटल से कम हो जाता, लेकिन चूंकि हमने एडवांस में पे किया है तो हमारी करंट एसेट्स बिल्ड हो गई है। फाइनल टोटल लगाएंगे इसका। यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है 50,000 रुपीज आ गए कैश के, गुड्स आ गया हमारा 50,000 रुपीज, 50 की ही हमारी मशीनरी आ गई, और प्रीपेड रेंट हो गए हमारे 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,60,000। तो हम दोनों साइड का टोटल लगाकर देखेंगे, 50 50 50 10 इक्वल टू 160, यानी कि बोथ साइड आर इक्वल। आई थिंक क्लियर होगा आपको 8 पॉइंट। नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ₹20,000। ये तो आपको सबको आती ही होगी, मैं पहले कई बार करा चुकी हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, हमने हरी से गुड्स खरीदे हैं 20,000 के। अब यहाँ पर ये तो लिखा नहीं है कि ये कैश है या क्रेडिट है, तो कैसे पता लगेगा? जब हमारे किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर क्लियर नहीं लिखा है कि कैश है या क्रेडिट है, तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या हमारे ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी का नाम दिया गया है जिससे हमने खरीदा है या बेचा है। अब यहाँ पर नाम दिया गया है हरी, मतलब क्या निकला? हरी से माल खरीदा, मतलब हरी से हमने गुड्स परचेज किए। तो जब यहाँ पर ना तो कैश लिखा है ना क्रेडिट, बट पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा है कि हमने हरी से गुड्स खरीदा, इट मीन्स दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब हमने उधार खरीदा है। क्योंकि अगर यहाँ पर नाम नहीं होता तब ये क्या होता? कैश ट्रांजेक्शन, या फिर यहाँ पर दिया हुआ होता कि गुड्स परचेज फ्रॉम हरी फॉर कैश, यानी कि नकद खरीदा है हरी से, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा उधार ट्रांजैक्शन है, हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज
किए हैं। तो जब हमने गुड्स परचेज किए हैं तो क्या बढ़ेगा हमारे पास, गुड्स बढ़ेंगे। और चूंकि हमने उधार खरीदे हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा जो हरी है, जिसको हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश पर नो इफेक्ट, गुड्स आपके बढ़ जाएंगे 20,000 के, क्योंकि हमने खरीदे हैं। मशीन नो इफेक्ट, प्रीपेड रेंट नो इफेक्ट, लेकिन यहां पर एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी और वो क्या होगी, क्रेडिटर। यहां पर लिख दीजिए 20,000 और कैपिटल पर नो इफेक्ट। टोटल लगाएंगे 50,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 1,60,000। तो बोथ साइड जो है वो हमारी 1,80,000 होनी चाहिए। 50, 70, 120, 50, 170, 10, 180, यानी कि बोथ साइड आर इक्वल, दोनों तरफ का टोटल हमारा 1,80,000 रुपए है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। फोर्थ इक्वेशन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट 30% प्रॉफिट। मतलब हमने गुड्स बेचा है किसी को, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, 30% प्रॉफिट पर। साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए कॉस्ट ₹10,000, यानी कि जो 10,000 रुपए कीमत है वो सेलिंग प्राइस नहीं है। ये पॉइंट मैं एक बार पहले भी करा चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ कि 10,000 रुपए जो है वो हमारी गुड्स की कॉस्ट है और उस गुड्स को हमने 30% प्रॉफिट पर सेल आउट किया है। तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई टफ अमाउंट नहीं है। 10,000 का 30% यानी कि 3,000 और 10,000 उसकी कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कि 10,000 प्लस 30%। मैं आपको यहीं पर करके दिखा दे रही हूं, 10,000 प्लस 30%, यानी कि 10,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 13,000। और समझने के लिए क्लियर करके लिख लीजिए। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें क्या है, 10,000 रुपए के गुड्स हमारे पास से कम हुए, तो सबसे पहले हम 10,000 रुपए लेस करेंगे। कहां से करेंगे, गुड्स में से, क्योंकि जो गुड्स हमारे बिके हैं उनकी जो लागत थी, जो कॉस्ट थी, वो थी 10,000 रुपए। तो सबसे पहले गुड्स में से 10,000 रुपीज डिडक्ट कीजिए, ये हो गए डिडक्ट। इसके बाद 3,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने गुड्स बेचे कितने में, 13,000 में। अब जो 13,000 रुपए हैं वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में ये क्लैरिफाई नहीं लिखा है कहीं भी कि ये कैश है या क्रेडिट है, लेकिन मैंने अभी बताया था ऊपर परचेज के ट्रांजैक्शन में कि यदि नाम नहीं लिखा है और कैश या क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा है, इट मींस वो कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब आपने नकद माल खरीदा है। पार्टी का नाम होने से ये पता लगता है कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन से लेन देन किया है, कोई ट्रांजैक्शन किया है, इट मींस वो उधार पर है अगर वहां पर कैश या क्रेडिट नहीं लिखा है। लेकिन यदि पार्टी का नाम भी नहीं है, कैश और क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो नकद लेन देन है, कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये जो हमारा सेल्स की जो ट्रांजैक्शन है ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है कि ना तो कैश लिखा है, ना क्रेडिट लिखा है, ना किसी का नाम दिया है। तो यानी कि जो 10,000 रुपए की लागत का माल है वो 13,000 रुपए में बिक गया, यानी कि 13,000 में। तो 13,000 रुपए कैश में ऐड कर लेंगे। 10,000 गुड्स से हमने डिडक्ट कर दिए, मशीनरी नो इफेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस नो इफेक्ट। अब यहां पर क्रेडिटर्स नो इफेक्ट। हमारे यहां पर क्या होगा, कैपिटल में 10,000 रुपए के गुड्स हमने 13,000 में बेच दिए, तो 3,000 का हो गया हमारा प्रॉफिट, उसको हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। टोटल लगाकर देखेंगे, 50 13 63 हो गए हमारे 63,000, यहां हो गए हमारे 60,000, यहां पर 50 10 इक्वल टू 20 और 1 63, यानी कि 1,63,000। तो बोथ साइड का जो टोटल है वो 1,83,000 होना चाहिए। तो 5 6 12 6 18 और 3 183, यानी कि 1,83,000 रुपीज जो है वो हमारा बोथ साइड का टोटल आ रहा है, जो कि इक्वल है। तो ये ट्रांजेक्शन हमारा हुआ कंप्लीट। एट लास्ट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पेड सैलरी इन कैश ₹5,000 एंड रिमेन आउटस्टैंडिंग ₹1,000। ये कह रहे हैं
कि जो सैलरी दी है इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, उसमें 5,000 रुपए इन्होंने कैश में दे दी, यानी कि नगद पेमेंट कर दिया, तो 5,000 से हमारी कैश कम हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने हमसे कहा रिमेन आउटस्टैंडिंग 1,000, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो देनी है लेकिन दी नहीं है, मतलब खर्च हम पर ड्यू हो गया है लेकिन हमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो हमारी क्या है, लायबिलिटी। जब भी हमको कोई पेमेंट करना होता है, उसकी ड्यू डेट निकल जाती है, तब वो खर्च जो है वो क्या बन जाता है, हमारा दायित्व, यानी कि जो वो एक्सपेंस है वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम इस ट्रांजेक्शन का, स्टार्ट करते हैं कि 5,000 रुपीज हमने सैलरी के कैश में पे किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5,000 रुपीज कैश से माइनस कर दीजिए, ये हो गए माइनस, प्लस गुड्स पर नो इफेक्ट, मशीनरी पर नो इफेक्ट, प्रीपेड रेंट पर नो इफेक्ट। लेकिन जो 1,000 रुपीज की सैलरी अभी हम पर ड्यू है, मतलब जो हमको पे करनी थी लेकिन हमने पे नहीं की है, फ्यूचर में हमको वो पे करनी होगी, तो वो हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी। तो एक नई लायबिलिटी हमारी यहाँ पर आ जाएगी, क्या लिखेंगे हम उसे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग को हम शॉर्ट में लिख देते हैं OS, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो प्लस यहां तो कुछ नहीं था, यहां पर नो इफेक्ट, प्लस कितने की थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, 1,000, तो 1,000 रुपीज यहां ऐड कर लेंगे। अब टोटल है तो हमारा खर्च ही, चाहे वो हमने कैश में पे किया है चाहे हमें फ्यूचर में देना है, तो है तो हमारा टोटल खर्च। तो टोटल सैलरी हमें कितनी हो गई हमारी तरफ, 6,000, 5,000 नकद और 1,000 जो हमने अभी दिया नहीं है वो हमें देना बाकी है। तो 6,000 रुपए हम क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो देखिए फाइनल टोटल निकालते हैं, 58,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 1,000 और प्लस 157,000, यानी कि 1,78,000। जोड़कर देख लेते हैं, 12, 5, 17 और 8, 178, यानी कि 1,78,000। तो ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है निकलकर, इसका बोथ साइड का जो हमारा टोटल है वो क्या है, 1,78,000, यानी कि कैश हमारी 58,000, गुड 60,000, मशीनरी 50,000, प्रीपेड रेंट 10,000। ये एसेट्स की आइटम है। और लायबिलिटी साइड में हमारे पास दो लायबिलिटी हैं, क्रेडिटर्स 20,000 रुपए के हैं और 1,000 रुपए की हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो हमें पे करनी थी, और आज की तारीख में हमारी जो कैपिटल है उसकी वैल्यू है 1,57,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में मैं कुछ और नई प्रॉब्लम्स के साथ अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।